लर्निंग प्रोग्राम के तहत बी किसान जो बनाना फार्मिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपर्ट फार्मर है, जिनका नाम बलराम किसान है। तो आज इनसे हम जानेंगे बनाना फार्मिंग किस प्रकार करनी चाहिए स्मॉल फार्मर के लिए। बनाना फार्मिंग बहुत ही आसान है अगर आप समझ गए, और समझने के लिए आप एक स्टेशन पर जा सकते हो, किसान पाठशाला पर। समझना इन द सेंस कि खेत में 1 रुपया भी खर्च करने के पहले बनाना को पहले रीड कर लो, सीख लो, समझ लो ज़मीन की तैयारी, फार्मिंग का तरीका, बनाना की मॉर्फोलॉजी, एरीगेशन सिस्टम बहुत मस्ट है इसमें। फिर फ्लावरिंग आती है तो फ्रूट केयर, और लास्ट में एंड पॉइंट है कि फ्रूट केयर के बाद 90 दिन बाद हम मार्केट करें तो बनाना को किस मार्केट में बेचेंगे और एवरेजन क्या रेशो में जाएगा। ये कुछ पॉइंट है जिसको फार्मर ने चिन्हित करना चाहिए प्लांट लगाने से पहले। और फिर एक चीज़ इसमें आएगी कि आपका बजट क्या है, क्योंकि बनाना कहा जाता है निमाड़ में कि भैंस के माफिक है। आटा और बाटा जितना डालोगे उतना दूध देगी भैंस, ऐसे ही बनाना को जितना खाना खिलाओगे उतना आउटपुट वो देगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम केमिकल रसायन बहुत सारा दें। अब 5 रुपये पर केजी का प्रोडक्शन कॉस्ट का खर्चा है, जो हाईटेक फार्मर हो चुके हैं उनका 10 रुपये केजी प्रोडक्शन कॉस्ट का खर्चा है, और हम गाइड करते हैं 2 रुपये केजी प्रोडक्शन कॉस्ट का खर्चा। बनाना आपके खेत में 2 रुपये केजी में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो कितना भी रेट मर जाए, जैसे आज रेट कम है, 3 रुपये किलो बिकेगा तब भी आपको 1 रुपये का फ़ायदा है, तो गेहूं कपास से आप आगे हो जाओगे। तो समझना ज़रूरी है। तो छोटे फार्मर बड़े फार्मर के लिए आसान है, अगर समझे भी ना लगा रहे हो तो बड़ा फार्मर भी घाटे में जाएंगे और छोटे फार्मर भी घाटे में जाएंगे। लेकिन जैसे हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनका मिथ ये है कि बनाना फार्मिंग जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं वो सिर्फ ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा रकबा है उनके ओनली लिए। बड़े फार्मर्स के लिए। हाँ, ऐसा नहीं है। अगर मैं नॉर्मल वे में बतलाऊँ आपको, एक्चुअल बनाना हर उस फार्मर के लिए है जो कम खर्चे में ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, वो छोटा फार्मर हो या बड़ा हो। अभी उदाहरण देकर मैं अगर बतलाऊँ आपको, तो आपने कॉटन लगाया, 6 महीने की फसल है, आपने लगाने से पहले ज़मीन की मशागत करी, ज़मीन की तैयारी करी, उसके बाद में आपने प्लांटेशन किया, उसको टेक केयर करी, और जब कॉटन ख़त्म हुआ 6 महीने बाद तो आपने फिर रोटावेटर निकाला, फिर उसका कराठी निकाली, फिर ज़मीन की तैयारी करी वापस गेहूं बोने के लिए या डॉलर चना बोने के लिए। मतलब तो आपने जितना कॉटन में कमाया, पहले ज़मीन तैयार करी फिर ज़मीन को खाली करी, तो उसका 50% उसमें चले गया, आपके पास नेट प्रॉफिट है क्या। और बनाना अगर आप एक बार लगा रहे हो तो उसमें फसल चक्र हर 6 महीने में लेने की आवश्यकता नहीं है। मिनिमम हम गाइड करते हैं बनाना में कि 2 साल में 3 हार्वेस्टिंग लेना है, और 100 टन उत्पादन आपके पास 2 साल में आएगा। 100। ये बनाना की एक छोटी सी साइकिल है। बहुत सारे फार्मर और बहुत सारा कॉर्पोरेट ऐसा है जो हमारे साथ चल रहे हैं कि 10 राउंड की कटिंग लेना, एक ही बार लगाकर 10 टाइम हार्वेस्टिंग लेना। तो छोटे फार्मरों को बार बार फसल चक्र करने के लिए जो पैसा लगता है, अगर बनाना फार्मिंग में आएंगे तो आपका वो पैसा सारा का सारा बचता है, और वो आपका एक आय का स्रोत बनता है। जो बचाया वो भी तो आय बची ना। जो हर साल मतलब हर क्रॉप में फील्ड तैयार करने में जो पैसा जा रहा था उसको वो एक बड़ी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट, जो खर्च आज के समय में खर्च जितना जो बचाएगा वही फार्मर आगे वही कमाएगा, वही जो बचाएगा वही कमाएगा। हाँ। यस। तो अगर छोटे फार्मर अगर बनाना लगाना चाहते हैं तो ये टिप्स फॉलो करके आप बनाना लगा सकते हो। और बनाना से रिलेटेड जो भी वीडियोस आपको देखनी है तो किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल है, तो उस पर सारी डिटेल्स कम से कम 5 से 6 हज़ार वीडियोस डले हैं, तो एक्यूरेट डिटेल्स डली है उस पर। अगर आप चाहते हो स्मॉल फार्मर हो और बनाना फार्मिंग करना चाहते हो तो बनाना के टिप्स वहाँ से ले सकते हो जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि जैसे इन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज। अभी इस देखा जाए तो कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी इन्वायरमेंटल लॉसेस होता है। फार्मर को ये डर होता है कि अगर बनाना लगाया तो हवा में गिर जाएगा। ये सोचने में बहुत अच्छा विषय है, और बनाना में ये गड़बड़ होती है। जस्ट लाइक कि कल हमारे यहाँ बड़वानी क्षेत्र में कुछ हवा आंधी ज़्यादा चली, धार ज़िले में चली, तो
कुछ बनाना के लॉस हुए हैं, ये सही चीज़ है। बट वही बात आएगी जो मैंने पहले बोला कि आपको पूरा समझना है, पेपर पे लिखना है कि आपकी सिक्योरिटी क्या है। सही। जैसे कोई भी इंडस्ट्री डलती है तो वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद में एक डेटा बन करके उसका फंड अलोकेट होता है और उसका फिर इंश्योरेंस होता है और फिर वो उस फील्ड में काम करते हैं। तो किसी भी फार्मर के पास ऐसी थीम या थ्योरी है नहीं। और मैं हमेशा बतलाता हूँ कि आपको पेन पेपर पे आना है। तो बनाना फार्मर पेन पेपर पे आकर के जब कैलकुलेशन लगाएंगे कि मैंने 1 एकड़ में कितने प्लांट लगाए और वो गिरने से कैसे रोकें हम उसको, क्योंकि ये भी एक बड़ा विषय है। और बनाना में अभी तक किसी भी इंश्योरेंस ने सिंगल प्लॉट पर इंश्योरेंस नहीं दिया है, पता नहीं क्यों नहीं देना चाहते हैं। वो मास में प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर आपने इंश्योरेंस कराया है और आपके पूरे क्षेत्र में आपदा आई है तो आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये बात गलत है। ये इंश्योरेंस कंपनियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप इंडिविजुअल फार्मर से पैसा ले रहे हो तो उसको इंडिविजुअल इंश्योर करो कि आपकी एक ही क्रॉप डैमेज हुई है तो उसका हर्जाना हम दे रहे हैं, वरना आप इंश्योरेंस मत लो। दूसरा, फार्मिंग का तरीका, अगर आपने 35 स्क्वायर फीट दिया है, अब ये मुद्दे की बात है कि आपका प्लांट गिरे ना, और गिर भी जाए तो रिटर्न कैसे आए। 35 स्क्वायर फीट से ऊपर ही बनाना फार्मिंग करना चाहिए, जस्ट लाइक 6x6 डबल ड्रिप या 5x7 सिंगल ड्रिप। तो जो डिस्टेंस मिलती है बनाना को, उसमें हम क्या गाइड करते हैं कि अगर आपने कम साइकिल का पौधा लगाया है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि बी किसान ग्रुप एकमात्र ऐसा है भारत में जो कम साइकिल के पौधे बनाता है। तो आपने अगर कम साइकिल का पौधा लगाया है तो हम रेकमेंड करेंगे सॉइल टेस्ट करने के बाद, फील्ड का एनालिसिस करने के बाद और आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के बाद कि 5 महीने प्लस आपका प्लांट होता है, अभी फ्लावरिंग आया नहीं आया, आपका नया बेबी रखते हैं हम। और नया बच्चा जब रख लेते हैं हम और फ्लावरिंग आती है 7 महीने में, हमने नया बच्चा रखा है 5 महीने में, तो फ्लावरिंग आने वाले समय वो 2 महीने का होता है। जब तक तो प्लांट गिरता नहीं है। प्लांट के ऊपर जब वो बंच का वजन गेंग होने लगता है, भरने लगता है, उसके बाद अगर थोड़ी ज़्यादा हवा आंधी है तो गिरता है। उस समय आपका साइड का बच्चा सपोर्ट में चलता है और एक जगह एक पौधा है तो वो गिर जाएगा। बट अभी 2 पौधे पास में है और नीचे से टखना जुड़ा हुआ है, तो हमारी फील्ड में कभी भी प्लांट गिरता नहीं। ये एक चीज़ आपको नोटिस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स मिस मैनेजमेंट के कारण भी एग्रीकल्चर में लॉस का शिकार होते हैं। एक चीज़ और है इसमें, अगर बनाना आपने ले लिया है वज़न और नया बच्चा नहीं रखा टाइम पे, तो फिर आपको बाम्बू लगाना है, तो भी गिरपड़ से रुक जाएगा। आपका बनाना खड़ा है और उसमें बंच निकल के आया है, तो एक तो साधारण से ऐसा टेका लगाते हैं उसके बंच पे, यहाँ पर टेका लगता है, बट वो स्लिप हो जाता है आंधी तूफान में। उसकी बजाय जो बांस है उसको पौधे के पास गाड़ना पड़ता है और जहाँ टर्न है वहाँ पर उसकी बंधाई करना पड़ती है। तो जहाँ से कमल निकला है केले का, उस पर अगर डंडा बंधाई हो गया है तो वो गिरपड़ होता नहीं है, फिर वो सपोर्ट मिल जाता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। आपका 150-200 किलोमीटर की हवा को वो रोक लेता है वो। उसके बाद आज हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे अभी हमारे क्षेत्रों में नहरों से पानी आ रहा है, तो नहर जो होती है उसमें, नहरें पूरे भारत में हर जगह चालू हो रही है और हमारे क्षेत्र निमाड़ में अभी लेटेस्ट 5 साल में इसका डेवलपमेंट हुआ है कि नर्मदा बेल्ट से 25 किलोमीटर लेफ्ट 25 किलोमीटर राइट नहरें चालू हो चुकी है। उसका इम्पैक्ट आएगा अगले 5 साल में। और जब ये पानी फील्ड में आकर के फील्ड से लीच होकर के फिर वापस नदी तालाब में जाकर के जो रिसाइकल होगा, तो वहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा जहाँ फार्मर आप केमिकल वाली फार्मिंग कर रहे हो, आप चारा मार दवाई ज़्यादा डाल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में डीएपी पोटास का यूज़ कर रहे हो, तो वो जो पानी नीचे जाएगा केमिकल को लेके जाएगा और वही हमारे कुएं ट्यूबवेल में आएगा और वो हमारे लिए कैंसर का कारण बनेगा, जो आज आपको पंजाब में दिख रहा है। हर तीसरे घर में कैंसर है। तो जहाँ भी नहरें आ रही है वहाँ आप तैयार हो जाओ। अगर आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हो तो आपके क्षेत्र में आने वाला भविष्य कैंसर का है। और आप अगर चारा मार दवाई खरपतवार नाशक डाल रहे हो, उसके ऊपर बहुत इरिगेशन कर रहे हो, तो वही पानी लीच होकर के आपके ट्यूबवेल कुएं में आना है और उसी को आपको पीना है। आप केमिकल फ्री फार्मिंग करें, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करें या आप गो आधारित खेती करें, तो निश्चित है कि आपका पानी क्लीन होगा, वरना आपका पानी दूषित ही होगा। तो जैसे फार्मर्स केमिकल फ्री फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब आप थोड़ी टिप्स दें उन्हें। उसके कई सारे रास्ते हैं, जैसे हम खुद भी गाइड कर रहे हैं किसान पाठशाला पे। इसमें आपको मित्र एक वीडियोस देखना चाहिए, 999 किसान पाठशाला 999 है ना, ये यूट्यूब में मेरे
सिस्टम में सबसे बड़ा वीडियो 3 घंटे 22 मिनट 18 सेकंड का है। तो इसमें मैंने पूरा भारत का जितना भी फार्मिंग सिखाने वालों के साथ जो मैं घूमा, जो मैंने फील किया, जो मैंने अपने खेतों में अडॉप्ट किया, जो फार्मरों के खेतों में हमने प्रैक्टिकल किया, उनका सबका निचोड़ है 70-30 फार्मिंग हम इसको कहते हैं मेथड को। जी। और उसमें आप जो भी केमिकल डाल रहे हो उसको पहले ही हम भट्टी खाद बनाकर डालते हैं, या जो फार्मर केमिकल को एकदम सिरे से नकार चुके हैं उनके साथ हम जब जाते हैं तो ओनली गाय आधारित खेती करते हैं। गुड़, गोबर, गौमूत्र, कचरा, मल्चिंग और एक इकोसिस्टम बना करके हम फार्मिंग करते हैं। तो एक वो बड़ा विषय है समझाने का, बट शॉर्ट में 70-30 फार्मिंग 999 किसान पाठशाला पे वीडियो देखेंगे तो पूरा एक डिटेल्स आपके पास आएगी कि केमिकल फ्री फार्मिंग कैसे की जाए। व्यूवर्स, अगर आप 70-30 यानी आप खर्च बचाना चाहते हो, केमिकल फ्री फार्मिंग करना चाहते हो या रेसिड्यूज फ्री फार्मिंग करना चाहते हो तो 999 किसान पाठशाला किसान पाठशाला पे जो वीडियो डला है 3 घंटे का डला है, जिसमें पूरा शुरू से लास्ट तक कवर किया गया है कि किस प्रकार 70-30 फार्मिंग करना चाहिए और बनाना में किस प्रकार आपको मैनेजमेंट करना है फर्टिलाइजर्स का। यस। सोइल टेस्ट बनाना फार्मिंग में महत्व रखता है? बहुत महत्व रखता है। नॉट इवन बनाना फार्मिंग, बल्कि आप कोई सी भी फार्मिंग कर रहे हो तो सॉइल टेस्ट कराना चाहिए। और सॉइल टेस्ट के कुछ मिथ पहले से फार्मरों के बीच में है कि अप्रैल मई में जब ज़मीन खाली होती तभी कराओ, वो अधूरा सत्य है। सॉइल टेस्ट फार्मर को जो भी फसल लगा रहे हैं, फसल लगने से पहले, फसल लगी हुई है तब और फसल निकलते समय 3 टाइम मिनिमम 3 टाइम करानी ही चाहिए। उससे एनालिसिस होगा पूरा कि आपकी फील्ड किस दिशा में जा रही है, आप फार्मिंग किस तरीके से कर रहे हो, या आप ज़मीन को दूषित कर रहे हो या ठीक कर रहे हो। ये आपने जो बताया ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडिया में एक ये भी परेशानी है कि सॉइल टेस्टिंग की लैब्स नहीं है। आपके भाई के पास लैब है और पूरा हिंदुस्तान बी किसान ग्रुप के पास सॉइल टेस्ट कराते हैं। इवन बड़वानी, खरगोन के जो कृषि विज्ञान केंद्र में सैंपल आते हैं वो भी कई बार एक्स्ट्रा जो होते हैं वो हमारे पास सैंपल आते हैं। तो पैन इंडिया से यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, आंध्रा सभी जगह से अगर आपको सॉइल टेस्ट करानी हो तो 200 ग्राम सैंपल निकालो, गूगल पे सर्च करो बी किसान स्मार्ट फार्मिंग, एड्रेस, मोबाइल नंबर मिलेगा और वहाँ पर आप 200 ग्राम कोरियर कर दो। 7 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट आएगी, आपको सजेशन भी आएगा कि आपकी फार्मिंग की ये फील्ड की ये स्थिति है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर जो बनाना फार्मिंग नहीं कर रहा और कुछ वेजिटेबल फार्मर्स हैं वो सॉइल टेस्ट के लिए आपकी लैब में सॉइल बिल्कुल एनीथिंग फार्मिंग कोई भी कर रहा है ना, सॉइल टेस्ट कंपलसरी है, करना चाहिए। उससे आपके पास एनालिसिस चार्ट आता है जिससे आपको पता चलता है कि मैं आगे कैसे कदम रखूं, बहुत ज़रूरी है। अब बनाना फार्मिंग तो फार्मर ने कर ली, लेकिन पूरे इंडिया देखा जाए तो जब उनका बनाना या कोई सी भी क्रॉप मार्केट में आती है तो उस समय रेट नहीं होता है, मतलब प्रोडक्ट का। हाँ, एक ये सबसे बड़ा इसमें 2 चीज़ें हैं भाई। एक तो ये है कि आपने बनाना लगाया है तो क्या आप उसका फ्रूट केयर कर रहे हैं, एक तो नॉर्मल खेती करना, दूसरा खेती में उसका जो भी फसल है उसका फल का ध्यान रखना, उसको टेक केयर करना, फल को सुंदर बनाना, निखारना, उसमें जो मार्केट को चाहिए वो डिज़ाइन में बनाना। तो केले में ये महत्वपूर्ण है कि आपके पास बनाना है तो जब फ्लावरिंग आती है उस समय फ्रूट केयर एक ट्रीटमेंट होता है, वो करना ही चाहिए कि पंजे कितने रखें, स्प्रे क्या करें, उसका कमल कब तोड़ें, उसमें नीचे गोबर की पोटली कब लगाएं, हैंड की संख्या कितनी, तने की संख्या कितनी, तो उसका एक पूरा का पूरा साइंस है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं। अगर आपने वो किया है तो 80% लड़ाई आप जीत गए, क्योंकि नॉर्मल फार्मर से आपका खेत फ्रूट केयर वाला है, आपने फल का ध्यान रखा है, उसको टेक केयर किया है, तो आप एक तो लड़ाई में आगे हो गए। कि अभी किसी को भी केला खरीदना हो तो 10 लोग केले वाले हैं, 2 ने फ्रूट केयर किया, 8 ने नहीं किया है, तो पहली प्राथमिकता इनका ज़्यादा रेट में और अच्छा बिकेगा। दूसरा, आपको मार्केट सर्च करना है कि नियर बाय कौन सा महंगा परचेसर है। तो हम जहाँ खड़े हैं, एक तो लोकल डोमेस्टिक में हमारा बड़वानी, तलून और आपका बालसमद ये मार्केट है, उसके आगे जाएंगे तो इंदौर मार्केट है, उसके आगे जाएंगे तो जयपुर, और उसके आगे जाएंगे तो दिल्ली, चंडीगढ़। तो मार्केट आपको पॉइंट करके वहाँ तक क्या हम माल भेज सकते हैं, या हम लोकल ट्रेडर को ही इनवाइट करके देंगे। बट इन सब में फ्रूट केयर मस्त है, वो किया तो आप एक कदम आगे जाओगे।
दूसरा आपने खर्चा कम किया तो रेट सेकेंडरी हो गया, वो बड़ी बात है। उसके बाद अगर हम देखते हैं फर्टिलाइज़र जो होता है, बेसल डोज, बहुत सारे फार्मर होते हैं, बेसल डोज में क्या लेना चाहिए उन्हें बनाना फार्मिंग में? बेसल डोज तय होता है आपका सॉइल टेस्ट डाटा आने के बाद में, बट मोटा मोटा ये है कि आज की तारीख में मैक्सिमम सॉइल टेस्ट हमारे पास होते हैं, पैन इंडिया के होते हैं। अगर मैं निमाड़ की भी बात करूं, पश्चिम निमाड़ की, तो जो कार्बन कंटेंट है वो 0.5 या 0.5 के नीचे है। तो आपको गोबर खाद का या वर्मी कंपोस्ट का तो उपयोग करना ही है। अगर गोबर खाद आपके पास नहीं है तो आपको फिर उपयोग करना है, ऑलरेडी एक चीज़ होगी आपके पास, शुगर फैक्ट्री का प्रेसमड, उसका उपयोग करना है। और उसके अलावा अगर पीएच ज़्यादा है तो जिप्सम का प्रयोग करना है, अगर पीएच कम है तो भी जिप्सम का प्रयोग करना है। तो दो चीज़ें मैंडेटरी है बेसल में। उसके बाद फील्ड की कंडीशन और आपका बजट बताएगा कि एनपीके और उसको किस तरीके से हम आगे लेके जाएं। और उसके बाद जैसे ज़्यादा उत्पादन हो गया इंडिया में, जैसे बनाना का एक्सपोर्ट के लिए अगर हम प्लान करते हैं तो एक्सपोर्ट में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? आज तो अपॉर्चुनिटी ज़ीरो है बिकॉज ईरान युद्ध चल रहा है। बट हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट को लेकर बहुत अपॉर्चुनिटी, जैसे ये युद्ध खुलेगा 7वें आसमान पे बनाना का रेट जाने वाला है, क्योंकि गल्फ कंट्री पूरी रुकी पड़ी है। और आपका रसिया और यूरोप इंतज़ार कर रहा है कि इंडिया का बनाना हमारे पास कब कैसे आएगा। हम वर्ल्ड में पूरा निर्भरता है कोस्टा रिका और फिलीपाइंस की बनाना को लेकर के, और वहाँ पर बहुत सारी डिसीज़ आ रही है, फंगाई आ रही है, जो सैकड़ों सालों से उसमें बनाना पे बनाना हो रहा है। कुछ कंट्री ऐसी है जो बनाना पर उनकी जीडीपी है उस कंट्री की, तो वहाँ पर अब सिगाटोका फंगल इन्फेक्शन खूब आ रहा है, बंची टॉप वायरस आ रहा है। और इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर उतनी डिसीज़ नहीं है, यहाँ पर नई नई ज़मीनों पर फार्मर लगा रहा है, और किसान पाठशाला के साथ जुड़ करके अभी तो डिस्टेंस पर भी फार्मिंग हो रही है। तो स्कोप तो खूब है, मार्केट इनवाइट तो कर रहा है इंडियन बनाना को, बट हम फार्मिंग कैसे करें, मुद्दा वो है। और डोमेस्टिक में देखा जाए बनाना का, आज जैसे एक्सपोर्ट इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गल्फ कंट्रीज़ में नहीं जा रहे हैं, अभी तो नहीं जा रहे हैं, है ना? तो डोमेस्टिक में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इसके लिए? डोमेस्टिक भी आपने नोटिस किया होगा कि कोविड के बाद सिलेक्शन पर फ्रूट परचेस किए जा रहे हैं, कोई भी फ्रूट परचेस नहीं हो रहा है। और कोविड के बाद जो मॉल है या जो बिग बास्केट है, आपका स्विगी, जोमेटो, मदर डेयरी, रिलायंस, ये जो इनके फ्रूट मॉल है, वहाँ पर सिलेक्ट करके सिलेक्टेड फ्रूट रखे जा रहे हैं। तो आपका फ्रूट केयर है तो हिंदुस्तान अपने आप में कई सारी कंट्रियों के बराबर है। क्योंकि आप अगर यूपी को देखें तो वो आपका के बराबर है। मतलब ऐसा मैं बता सकता हूँ कि मध्य प्रदेश जो है, जो वो एक अलग ही श्रीलंका से 2 गुना 3 गुना है, तो एक देश के बराबर हमारा एक एक राज्य है। हमारा खुद का कंजम्पशन खूब है, बहुत कंजम्पशन है। आप आज़ादपुर मंडी की मैं बात करूँ, दिल्ली की, दिल्ली एनसीआर की, आज़ादपुर मंडी में 100 ट्रक अगर लगते हैं ना तो वो भी कम पड़ते हैं पर डे। तो कंजम्पशन डोमेस्टिक में पोस्ट करो, अपन आगे तो एक्सपोर्ट। अभी जैसे अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो सडनली हुआ है, कोई प्लान नहीं था कि इनका युद्ध हो जाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ पर फार्मर पहले से 6 से 7 महीने पहले, 8 महीने पहले से बनाना लगा के या किसी भी क्रॉप पर, मैक्सिमम क्रॉप है नॉट इवन बनाना। हाँ, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो रुकी पड़ी इस युद्ध के कारण, रुकी पड़ी, और जो गल्फ कंट्रीज में अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता था, तो वो लॉसेस कैसे? देखो, जिन फार्मरों ने अपना दिमाग ज़्यादा हाईटेक खेती में लगाया है कि मुझे तो खर्चीली खेती करना है, हाँ, उनका तो लॉस कवर नहीं होगा, वो बनाना हो या एनीथिंग, कोई सी भी क्रॉप हो। हम फार्मरों को समझना पड़ेगा कि हमारा खर्चे का एक लिमिट हो। जैसे बनाना में हम बतलाते हैं कि मैक्सिमम 2 से 3 रुपए किलो का प्रोडक्शन कॉस्ट होना चाहिए पर केजी। आपका फ्रूट या वेजिटेबल क्या आपका खर्चा है, और मार्केट 2 रुपये 3 रुपये किलो से तो हमेशा ऊपर रहता है। आज भी बनाना 7 रुपये किलो है, और अच्छा बनाना जो फ्रूट केयर वाला है 7 से 10 के बीच में है आज इस कंडीशन में कि एक्सपोर्ट पूरा बंद है भारत से और डोमेस्टिक में जा रहा है। तो जिन फार्मरों ने ऑलरेडी 10 रुपये किलो का खर्चा कर रखा है, उनको तो इस बार गड्ढे में जाना है। बट हाँ,
रटून फिर से मैनेज होगी। और इस बार एक और मैं आपको अच्छी बात बतला दूं, नए जो व्यक्ति बनाना में आ रहे थे वो सब रुके हैं और पुराने फार्मर केला ज़्यादा लगा रहे हैं। हाँ, आप नए वालों को मैं बतला रहा हूँ, पुराने फार्मर केला ज़्यादा लगा रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि जैसे ही वॉर ख़त्म होगी, जैसे ही कंटेनर शिपिंग चालू होगी, वैसे रेट 7वें आसमान पे जाना है। तो केला तो अब आज आप लगा रहे हो, हार्वेस्टिंग तो 1 साल बाद आएगी। और फार्मर नज़दीक अगर देख रहा है तो वो डिसीजन लेता है कि केले के भाव मर गए हैं, मुझे ये फसल नहीं लगानी है। जबकि जब भाव मरते हैं या रेट कम होता है, उसी समय ज़्यादा लगानी चाहिए। दिस इज साइंस। इंडिया में एग्रीकल्चर को लेकर क्या फ्यूचर देखते हो? बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। और वर्ल्ड में जो फार्मिंग हो रही है वो सारी हिंदुस्तान में हो रही है। अलग अलग कंट्री स्पेशल है कि कहीं पर केवल गन्ना होता है, कहीं पर केवल केला होता है, कहीं पर केवल अनार होता है। हिंदुस्तान में सारी फसलें हैं और हिंदुस्तान ना जे कर्व की स्पीड से ग्रो हो रहा है, विकासशील की बजाय विकसित बन रहा है। और यहाँ का फार्मर जिसके पास 5 एकड़ भी ज़मीन रह गई, मेरी बात याद रखना, 10 साल के बाद वो सबसे अमीर फार्मर होगा। और जैसे अभी हम एनर्जी को लेकर डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज़ पर, यस, तो उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियन फार्मर्स के लिए? बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। एकदम सही क्वेश्चन आपने पूछा। आने वाला समय सीएनजी का है, कंप्रेस नेचुरल गैस का। और यह फार्मर के खेतों के कचरे से सीएनजी बहुत ज़्यादा बनती है। जैसे नेपियर घास, पराली, चावल की पराली, गेहूं का भूसा, मक्का की कड़बी, कपास की कराठी, ये जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट है इससे सीएनजी बनता है। तो आप फार्मर जो भी संगठित होकर के अगर इस विषय में जाना चाहो तो हाँ, मैं सपोर्ट करूँगा। हमारा एक वर्टिकल है O2 पार्क, और वो पूरे भारत में गौशाला के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर से जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए सीबीजी प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं। तो कोई भी फार्मर मेरे से जुड़ सकता है अगर वो संगठन बन कर के आए कि हम 10 फार्मर है या 20 फार्मर है या हमारा एफपीओ है या हमारा एनजीओ है या हमारा ट्रस्ट है, तो हम एनर्जी सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो कैसे लगाना, कैसे आपके खेती के वेस्टेज जो निकलता है उससे सीएनजी बना करके मार्केट में सेल करना, और बाय प्रोडक्ट उसका बनेगा बायो फर्टिलाइज़र। ये बहुत ही अच्छा आपने सुझाव दिया। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फार्मर को मार्केट में। हमारे जो रोड मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी ने उन्होंने अभी 20% इथेनॉल कंपलसरी ब्लेंडिंग चालू कर दिया है। तो जो आने वाले फ्यूचर में जो मक्का की क्रॉप होती है, यस, मक्का, गेहूं, चावल, ये जो वेस्टेज बचता है उसका आप इथेनॉल